अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होटल पर बर्तन धोने वाला गरीब कासिम जब रात को बचा हुआ खाना लेकर सिग्नल के करीब पहुंचा तो सामने से आती हुई तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। कासिम के हाथ में पकड़े हुए खाने का शॉपर दूर दूर तक फैल गया। जमीला को कासिम का इंतजार करते हुए 2 बज गए थे। वो घबरा कर सड़क पर निकल आई। तभी उसको पड़ोस में रहने वाले चौकीदार रमजान ने दूर से पुकार कर कहा, माई, तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनकर जरीना के कदमों के नीचे से, देख कासिम, मैं जानती हूं तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। आज तू ये काम करेगा, कल तुझे इसका खमियाजा भुगतना होगा। मैं अपने बेटे को समझाते हुए बोली थी, लेकिन जानती थी हमेशा की तरह वो मुझे ही जलील करके खड़ा हो जाएगा। वो मुझे देखते हुए संग दिली से बोला था, अम्मा देखो, तुम मुझे बहुत अजीज हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। अगर तुमने मेरे काम में नुक्ताचीनी की या फिर मुझे टोका तो याद रखना, मेरा तुमसे भी कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस घर में जो भी जाता हूं, ये भी आना छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो घर से निकल गया था, जबकि मैं सर हाथों में गिरा कर बैठ गई थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी औलाद इस राह पर निकल जाए। कहने को कासिम मेरी इकलौती औलाद था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे उसके वजूद से नफरत होने लगी थी। जिंदगी में मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था कि मैं इस डगर पर आ जाऊं कि अपने इकलौते बेटे को इस हाल में देखूं, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक लड़की। आज मामूल का दिन था। मैं नाश्ता पकाकर अभी बैठी ही थी जब कासिम मुझे देखते हुए बोला था, अम्मा, मैं होटल जा रहा हूं। रात के बर्तन होंगे, वो धो लूंगा, और कुछ अगर बचा हुआ खाना मिल गया तो आपके लिए जरूर लेता आऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं फौरन बोली थी, नहीं कासिम, जूठा खाना नहीं लाना। तुम्हारी जो उजरत हमें मिलेगी, हम उसमें से ही थोड़ा बहुत अपने लिए कर लेंगे। मेरे बच्चे, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, रब ताला हमें और नवाजेगा। मेरी बात सुनकर कासिम झुंझला गया। मुझे देखते हुए वो गुस्से से बोला, तुम्हारे पास बस फजूल की बातें हैं, ये ना करो वो ना करो। अरे भाई, अगर अच्छा खाना हमें मिल रहा है तो जूठा और साफ खाने से क्या मुराद है? खाना तो खाना होता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। बात में वजन था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। बाजुकात कुछ लोग मुंह का निकाल के रख देते हैं, या फिर किसी को कोई बीमारी होती है, खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी हमें लग गई तो कितनी तकलीफ की बात है। लेकिन कासिम ये बात समझता ही नहीं था। उसको नाश्ता वगैरह करवा कर मैंने खुदा हाफिज बोल दिया। मेरा इरादा अब दूसरे घर जाकर सफाई करने का था। मैं मासी का काम भी करती थी। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, हमारे दिन बहुत बुरे हो गए थे। मेरा इकलौता बेटा अब होटल वगैरह में बर्तन मांजता था, और फिर जो पैसे मिलते उससे हमारे घर का खर्च चलता। मैं भी लोगों के घरों में कपड़े वगैरह धो दिया करती थी, जिसकी बदौलत हमारे घर में आसानियां पैदा हो रही थीं। घर का काम मुकम्मल करके मैंने घर को ताला लगा लिया था और अपने बाल वगैरह संवार कर फौरन ही पड़ोस वाली खाला के घर चली गई, ताकि उनके घर का काम मुकम्मल करके दूसरी तरफ जा सकूं। लेकिन जानते ही नहीं थी कि वहां जाकर जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मेरा अपना बेटा ऐसा काम कर सकता है, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया था। दरवाजा खाला ने खोला था। मैं उन्हें सलाम करके अंदर आ गई थी। अभी मैं किचन का रुख करती हूँ, इससे पहले ही वो बोली थी, जमीला इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं हैरान हुई, भला उन्हें क्या हो गया? आज से पहले तो कभी उन्होंने मुझे इस तरह मुखातिब नहीं किया था, वरना हमेशा बेटी, बेटा या फिर गुड़िया बोलकर मुखातिब करती थी। कहने को वो मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी, लेकिन हमेशा मुझे अपनी बेटियों की मानिद समझती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो अचानक ही वो बहुत ही सर्द लहजे में बोली थी, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम मेरी नौकर हो, खड़ी होकर बात सुनो। मेरा दिल लर्ज उठा था। अक्सर वो मुझे अपनी गोद में लिटा लिया करती थी, अपनी गोद में मेरा सर रखकर काफी देर सहलाती रहती थी, मुझसे अपने दिल की बातें करती थी, मेरे दिल की बातें सुनती थी। लेकिन आज उनका ये अंदाज देखकर मेरा दिल लर्ज उठा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। आंखों में आंसू चमक आए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। वो मुझे देखते हुए बोली थी, तुमने
और तुम्हारी औलाद ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। जमीला, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, लेकिन तुमने मुझे बेटी बनकर नहीं दिखाया, बल्कि एक फरौन औरत बनकर दिखाया। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कुछ कहती इससे पहले वो बोली थीं, अरे मैं तुमसे क्या बात करूं, आखिर मैंने तुम्हें अपने घर में नौकरी ही क्यों दी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ पांव सलामत थे, मेरी मत मारी गई थी। जो तुम जैसी औरत को मैंने अपने घर में घुसाया, अब देख लो तुम्हारी औलाद ने और तुमने कैसा चांद चढ़ाया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उनका मोबाइल फोन रिंग हुआ। मुझे चंद लम्हे ठहरने का बोलकर उन्होंने कॉल रिसीव की थी। अभी उन्होंने हेलो ही कहा था, फिर सामने वाले की बात सुनकर वो एकदम चौंक उठी थी। अपनी जगह से खड़ी होते हुए वो रोकर बोली थी, नहीं, खुदा के लिए मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। मैं आ रही हूँ, प्लीज रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, प्लीज मत करना कुछ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी और उन्हें देख रही थी। कॉल कट गई थी और वो यकदम दीवाना वार अपने घर से निकलने लगी थी। मैं फौरन उनके पीछे लपकी और आगे बढ़ी थी। उनको देखते हुए बोली, अम्मा हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। लेकिन वो बस भागे जा रही थी। मेरा दिल बैठ गया था। ये खातून करना क्या चाहती थी? ना उन्होंने मुझे बात बताई, ना ये बताया कि किसकी कॉल थी, वो कहाँ जा रही हैं। मेरा सर चकरा के रह गया था। आखिर कासिम ने ऐसा क्या कर दिया था जो ये इतनी ज्यादा भड़क रही थी? मुझे अपनी तो कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। मैं वक्त पर उनके घर जाती थी, उनके सारे काम मुकम्मल करती थी। मेरी जात से जितना हो सकता था मैं एक्स्ट्रा काम कर दिया करती थी, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ से बालातर था। मैंने फिलहाल उनका ताला ढूंढकर घर पर ताला लगा दिया और दूसरी तरफ काम के लिए निकल गई। मैं इस तरह अपना दिन बर्बाद नहीं कर सकती थी। मुझे अपने घर का खर्च चलाना होता था। मैं दूसरे घर में दाखिल हुई तो वहां मौजूद खातून का भी दिमाग आसमान पर पहुंचा हुआ था। वो मुझसे बहुत ही बदतमीज लहजे में बात कर रही थी। मैंने एक दो बार सोचा कि उनसे पूछ लूं कोई बात हो गई है या फिर मुझसे कोई गलती सरजद हो चुकी है, मगर उनका मिजाज ही इतना खतरनाक हो चुका था। मैंने चुपचाप अपने हिस्से के तमाम काम निपटाए थे और अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। तीसरे घर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि इन दो घरों के तासुरात देखकर मैं काफी खौफजदा हो गई थी। घर आकर मैं चुपचाप बैठ चुकी थी। मुझे अब कासिम का इंतजार हो रहा था कि वो घर आए तो मुझे पता चल सके कि उसने ऐसी कौन सी गैर अखलाकी हरकत की है जो खाला और वो औरत इतना ज्यादा गुस्सा हो रही है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन रात के 10 बजे कासिम होटल से वापस लौटा था। हाथ में खाना और थकन चेहरे पर साफ अयां थी। वो घर आते ही बोला था, अम्मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगाओ, फिर मैं आराम करूंगा। जबकि मैं उसे एक निगाह देखा था और फिर चुपचाप किचन में चली गई थी। अभी फिलहाल मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि वो अभी कुछ देर पहले ही काम से आया था। अभी मैं किचन में दाखिल हुई थी जब अचानक घर का दरवाजा बज उठा था। मैं चुपचाप दरवाजे पर गई तो सामने खाला खड़ी हुई थी। मेरे चेहरे पर डर के तासुरात जगमगा रहे थे। वो मुझे देखते हुए बोली थी, घर के दरवाजे पर ताला तुमने लगाया है? मैं फौरन ही उनको घर आने की ताकीद की थी, मगर वो अपनी बात पर डटी हुई थी। मैंने उनको वहीं ठहरने का बोला था, अंदर से चाबी ले आई थी। मैंने उनकी तरफ चाबी बढ़ाई थी। वो जल्दी से चाबी को झपट कर घर की तरफ रवाना हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। न खाला ने मुझसे सलाम दुआ ठीक तरह से की, न सुबह वाक़े के बारे में बताया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं चादर ओढ़ कर उनके पीछे जाऊं, लेकिन फिर मैं ठहर गई कि बेवजह कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। चुपचाप मैं अंदर आ गई तो कासिम उठकर बैठा हुआ था। मेरी तरफ देखते हुए सवालिया बोला था, कौन आया था, किसको चाबी दी है? उसकी बात सुनकर मैं उसके करीब बैठ गई थी। कासिम की जानिब देखते हुए बोली थी, एक बात पूछूं कासिम? वो फौरन ही सर इस बात में हिलाकर बोला था, हाँ पूछो अम्मा, क्या बात है?
मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि मैं चुपचाप अपने काम में मगन हो जाती हूँ, लेकिन खाला की बात मेरे जहन पर इतनी सवार हो गई थी कि मैं चुप नहीं रह सकती थी। इसीलिए परेशान होकर बोली थी, कासिम, आज सुबह खाला के घर गई थी। वो तुम्हारे बारे में बहुत अजीब बातें बोल रही थी, लेकिन बात को मुकम्मल नहीं कर पाई थी, और इससे पहले ही उनके पास कहीं से फोन आ गया और वो बेचैन होकर घर से चली गई। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मेरी बात सुनकर कासिम के चेहरे पर एक साया सा लहराया था, जो मेरी आंखों से मख्फी ना रह सका था। वो मुझे देखते हुए बोला था, फजूल की बातें हैं अम्मा, हो गया होगा उन्हें फिर कुछ, मुझसे कोई मसला उन्हें रहता ही है। तुम छोड़ो, बड़ी बूढ़ी हैं, अगर कुछ कह भी दिया तो नजरअंदाज करना। फिलहाल मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो बात को गोल कर गया है, लेकिन उसके तासुरात इस बात के गवाह थे कि उसे कोई ना कोई बात जरूर पता है, लेकिन वो मुझसे छुपा रहा है। फिलहाल मैंने तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया था, चुपचाप कासिम को खाना दे दिया था। रात कतरा कतरा कत के पिघलती चली गई थी। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक होटल जा चुका था, जबकि मैं खाला की तरफ रवाना हो गई थी, ताकि मालूम कर सकूं कि उन्हें हुआ क्या है, और रोजमर्रा के काम भी करने थे। अगर छुट्टी पर छुट्टी करती तो मेरा ही नुकसान होता। अपने घर के तमाम काम मुकम्मल करके मैं चादर ओढ़कर खाला के घर की तरफ रवाना हो गई थी। पहली दस्तक पर उन्होंने दरवाजा खोल दिया था, मगर आज उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो मैं तवक्को कर रही थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हुई तो वो मामूल के मुताबिक बोली थी कि जाकर किचन साफ करो, उसके बाद चंद कपड़े हैं वो भी धो देना, और फिर रोटियां डाल देना, बाकी सालन मैं खुद देख लूंगी। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा था। कल ये मुझे काट खाने को दौड़ रही थीं, और आज इनका रवैया बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। मैंने चुपचाप अपने काम मुकम्मल किए थे। तकरीबन 1 घंटा मुझे तमाम काम करने में लग ही गया था। वापसी पर मैंने खाला को जाने की इतला दी तो वो अल्लाह हाफिज बोलकर अपने कमरे के अंदर चली गई थी, जिसका मतलब था मेरे साथ कुछ देर बाद बात भी नहीं कर सकती। मेरी आंखों में यकदम नमी चमकने लगी थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। ये औरत मुझे मेरी माँ जैसी अजीज हो गई थी, और आज उन्होंने जिस तरह मुझे नजरअंदाज किया था, मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। फिलहाल मैंने खुद को संभाला था। इस तरह मैं खुद को तकलीफ देकर आगे के काम नहीं रोक सकती थी, इसलिए चुपचाप मैं दूसरी औरत के घर चली गई। उसका रवैया भी आज मामूल के मुताबिक था। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो चुकी थी कि शायद मामला टल चुका है। जो भी उन लोगों को मेरी बात बुरी लगी थी वो अब ये भूल चुके हैं। पूरा दिन मैंने अपने काम के अंदर गुजार दिया था। रात के वक्त कासिम भी वक्त से घर पहुंचा था, लेकिन मेरी बेचैनी किसी कीमत खत्म नहीं हो रही थी। मुझे खाला की मुसलसल याद आ रही थी। मेरा दिल किया कि एक बार जरूर जाऊं, और मैं इस बार अपने दिल की बात सुन ही ली थी। तकरीबन रात के 10 बजे के करीब कासिम को बोलकर खाला के घर की तरफ रवाना हो गई थी। कासिम ने मुझे रोकने की बेहद कोशिश की थी। वो मुसलसल मुझे मना कर रहा था कि अम्मी, इस तरह इस वक्त किसी के घर जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा हलकान हो रही थी कि मुझसे घर में बैठा नहीं जा रहा था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हे बाद दरवाजा खोल दिया गया था। सामने खाला का बेटा खड़ा हुआ था। मैं उसको देखते हुए बोली थी, आपकी वालदा से बात करनी है। वो मुझे देखते हुए यकदम सर्द लहजे में बोला, अम्मी सो रही हैं और सुबह आना। ये कहते ही उसने मेरे मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। हालांकि ये शख्स भी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करता था, अब मुझसे बहुत गलत होने के आसार नजर आ रहे थे। कासिम ने कुछ तो ऐसा किया था जो मेरी आंखों से मख्फी था, जो मुझसे छुपाया जा रहा था या फिर छुपाने के लिए बोला जा रहा था। मैं चुपचाप घर लौट आई थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बरामदे में कासिम बेचैनी से टहल रहा था। उसको देखते हुए मैं बोली थी, क्या हुआ हो कासिम, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी आवाज सुनकर वो चौंक उठा था। मुझे देखते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम इतनी जल्दी आ गई, खाला से मुलाकात नहीं हुई?
میں اپنی چادر اتار کر چارپائی پر رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا کہنا ہے امی سو رہی ہیں، کل آنا۔ خیر قاسم، ایک بات بتاؤ، خالہ اس طرح میرے ساتھ برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کچھ کیا ہے؟ اگر تم نے کچھ کیا ہے تو خدا کے لیے میرے سامنے سچ بول دو۔ اگر مجھے کسی تیسرے کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا قاسم، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ عورت میرے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے، بالکل میری ماں جیسی۔ اگر تم نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے تو بس ایک بار بتا دو۔ کہنے کو میرا بیٹا بہت شریف تھا، اس کی ہر کارکردگی سے میں واقف تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے اپنی ہی اولاد پر شک ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں اماں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یا پھر تمہاری خالہ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں بھلا کسی کا کیا بگاڑ دوں گا؟ پانی پیو گی؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ بوتل سے پانی گلاس میں نکالنے لگا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے، اور ایسا انسان اس کیفیت میں ہی کرتا ہے جب کسی ڈر کی حالت میں ہو۔ اس نے میری طرف گلاس بڑھایا تو میں نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، یاد رکھنا قاسم، اگر مجھے واقعی تمہارے بارے میں کچھ پتا چلا تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں نے تمہاری طبیعت بہت اچھی کی ہے، ہم دونوں ماں بیٹے نے ہمیشہ حلال کھائی ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ اگر اس حوالے سے مجھے کچھ خبر ملی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا اس بار وہ اپنے حق میں کچھ نہ کچھ بولے گا، ہو سکتا ہے اس بار مجھ سے لڑ ہی لے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا تھا، اور اس کا یہی انداز مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تمام کام ہوئے تھے۔ میں خالہ کے گھر پہنچی تو آج خالہ کافی خاموش تھیں، سر جھکائے وہ مسلسل اپنی تسبیح گھما رہی تھیں۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر خالہ کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ فوراً مجھے دیکھ کر بولی تھیں، جاؤ جمیلہ، کام وغیرہ کرو، میرا ارادہ آج بات چیت کرنے کا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دھیمی آواز میں بولی تھی، میں جانتی ہوں خالہ، کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، لیکن یقین جانو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہی ہوں، اور اگر کچھ غلط ہو چکا ہے تو تم مجھ سے ایک بار شیئر کر لو، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری بات سن کر خالہ دھیمی آواز میں بولی تھی، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو میرے لیے کھڈا کھود رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ ان کی بات سن کر میرا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے کھل کر بیان کریں۔ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے دیکھ کر بتائی تھی وہ سن کر میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، یہ ہے تمہارے قاسم کی اصلیت اور تمہارا اصلی چہرہ۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی اجنبی انسان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ جمیلہ، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں لرز اٹھی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا کی قسم خالہ، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں، میں مسلمان ہونے کی قسم کھاتی ہوں۔ میں کیوں آپ کے ساتھ ایسا کروں گی؟ آپ کو میں نے اپنی ماں کا درجہ دیا، اور ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کبھی ایسا کر سکتی ہے؟ جس طرح آپ کے لیے آپ کی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح میرا بیٹا بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر قاسم نے غلط کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ خالہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، خدا کو مانو بی بی، میں نے تم پر یقین کر کے یہ بات تمہارے سامنے گوش گزار کر دی ہے۔ اگر تم قاسم کو بتاؤ گی تو وہ میری بیٹی کو دوبارہ اذیت دے گا، اس لیے بہتر ہوگا اپنی زبان کو بند رکھو۔ مگر میں اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ فی الحال میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میں نے آگے جا کر اور خواتین کے گھر کام نہیں کیا تھا۔ مجھے اب شدت سے صرف اور صرف قاسم کی واپسی کا انتظار تھا۔
मेरा कासिम ऐसा काम कर सकता था, मैंने कभी सोचा नहीं था। दरअसल खाला की इकलौती बेटी रामीन थी, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। रामीन से मैं मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन तालीम के सिलसिले में वो हॉस्टल में जिंदगी गुजार रही थी। अक्सर इतवार या फिर हफ्ते की रात को वो आती थी, मगर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। मैंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ खाला से लेना देना था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कासिम रामीन को देख चुका है और कब उसकी मोहब्बत में वो मुब्तला हुआ। मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटा गलत कामों में मुलव्वस है। ड्रग्स, स्मगलिंग और माफिया के धंधे वो बहुत ही खुलेआम करता था। मुझे दिखाने के लिए वो होटल जाता था, लेकिन उसका काला धंधा बहुत अरूज पर था। उसे पैसों की बदौलत उसने बीच रास्ते से रामीन को अगवा किया था, उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया था और अब उसे अपने ही घर में यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। वो कुछ भी करने की कोशिश करती तो वो उसे मारता पीटता था। ये बातें जब मुझे पता चली तो मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कासिम जिन लोगों के साथ मिला हुआ था और ये काम कर रहा था, उन लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात के 10 बजे के करीब वो वापस आया था। उसे देखते ही मैं उस पर झपट पड़ी थी। उसके चेहरे पर मैंने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे। एक बेटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ये सोचकर ही लर्ज उठी थी। मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी हरगिज नहीं की थी। वो भौंकचा रह गया। 2 कदम पीछे हटकर मुझे देखते हुए बोला था, ये क्या तरीका है अम्मी? हुआ क्या है? आप मुझे क्यों मार रही हैं? जबकि मैं उसे देखते हुए बोली थी, तुम एक बेगैरत इंसान हो। शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। तुम माफिया का धंधा करते हो, एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो और उसके पूरे घर वाले तुमसे पनाह मांग रहे हैं। उसकी बेटी को तुमने यरगमाल बनाया हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? मेरी बात सुनकर कासम बिल्कुल सन्नाटे की जद में आ चुका था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। यकीनन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सारी हकीकत मुझे पता चल गई है। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले वो बोला था, उसने बताया है आपको? ये सब सच सच बताए अम्मी। अगर आपने छुपाने की जरा भी जुर्रत की तो जिन लोगों के घर आप आती जाती हैं उनकी पूरी सफा हस्ती मिटा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था और उसको देखते हुए बोली थी, दफा हो जाओ मेरे घर से, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं ऐसी गंदी औलाद को अपने घर में बिल्कुल जगह नहीं दूंगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कासिम, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं एक क्रिमिनल की मां हूं। ये सोच आते ही मुझे अपने वजूद से घिन आ रही है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया था। चंद लम्हे बाद जो बात उसने मुझे कही थी वो मेरे औसान खता कर चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोला था, देखो अम्मी, घर चिल्लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब्बा के इंतकाल के बाद हम कहाँ से अपना घर चलाते? मुझे इस फील्ड में जाना पड़ा। मैं किसी का कत्ल नहीं करता, हाँ बस आगे पीछे सामान करता हूँ। इससे ज्यादा मेरा और कोई काम नहीं है। वो मजीद कुछ कहता इससे पहले ही मैं बोली थी, तो तुम जो भी करते हो भाड़ में जाए। तुम्हारे साथ काम, तुम सबसे पहले खाला की बेटी को रहा करो, उसे तलाक दो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं कि उस मासूम बच्ची के साथ रह सको। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं रहे। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था, मगर मेरी बात फजूल रही थी। उसने वही किया था जो उसके दिल में आया था। वक्त गुजर रहा था और वो दिन ब दिन मजीद जिद्दी होता जा रहा था। अब तो उसने रातों में बाहर रहना शुरू कर दिया था। यकीनन वो अपनी बीवी के साथ उस घर में रह रहा था। कई बार मैंने उसको समझाया कि चलो तुम उसे तलाक ना दो, बस वहां से हमारे घर ले आओ, बतौर बीवी तुम उसे अपने साथ यहाँ रखो, मगर इस चीज के लिए भी वो राजी नहीं हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आज सुबह जब वो काम के लिए निकला, उसने मुझसे वादा किया था वो आज रात को घर आएगा। मैं भी अब ढल चुकी थी, कब तक उसके पीछे लगी रहती। वक्त गुजरता जा रहा था।
لیکن قاسم کا وجود کہیں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے بے حد بے چینی ہونے لگی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوئی تھی کہ میں اپنی چادر اوڑھ کر سڑک پر نکل آئی تھی۔ ابھی میں آگے بڑھتی اس سے پہلے ہمارے پڑوس میں رہنے والے رمضان بھائی نے مجھے پکارا تھا۔ ارے مائی! میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہارا بیٹا ہوٹل سے کھانا لے کر واپس آ رہا تھا، جیسے ہی سگنل پر پہنچا کسی کار نے اس کو زور سے ٹکر ماری ہے، اس کا کھانا بھی دور جا گرا، اس سے فوراً اسپتال لے کر پہنچ گئے ہیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ میں فوراً اس رمضان صاحب سے اسپتال کا ایڈریس لے کر وہاں پہنچی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی جو خبر مجھے دی گئی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ ریسیپشن پر جاتے ہی مجھے بتایا گیا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے۔ کار سے ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ اس کا ہرا مغز متاثر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جائے واردات پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ موت اتنی خطرناک تھی کہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوب روئی تھی، میری اکلوتی اولاد تھی، میں نے اسے بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن کہتے ہیں جب اولاد ماں باپ کے اختیار سے نکل جائے تو ان کا آخر یہی ہوتا ہے۔ میں آج بھی جب قاسم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل لرز اٹھتا ہے۔ کہنے کو اس نے مجھ پر آج تک یہی ظاہر کر رکھا تھا کہ وہ ایک ہوٹل میں ویٹر ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے وہ ہوٹل ہی اپنے کالے دھندے سے بنایا ہوا تھا۔ وہ وہاں کا مالک تھا، بس مجھے دکھانے کے لیے وہاں سے کھانا لے کر آتا تھا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ ہم غریب ہیں۔ جب وہ مرا تو اس کی بدولت مجھے خوب پیسہ ملا تھا، مگر میں ان پیسوں کا کیا کرتی؟ میں نے سب پیسہ چیریٹی میں دے دیا تھا، کیونکہ ایسے پیسے سے نہ میں کبھی زندگی جی سکتی تھی اور نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ رامین کو بھی رہائی مل گئی تھی، مگر جو باتیں اس نے مجھے آ کر بتائی تھیں وہ سن کر مجھے تھوڑا بہت سکون حاصل ہوا تھا۔ قاسم مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بغیر رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا جنونی پن، اس کا یہ غلط کام اس کو پریشان کرتے تھے، جس وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے اور پھر بات مار پیٹ پر آ جاتی تھی۔ بے شک جو لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی ایسی دیتا ہے، اگلا شخص ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ بے شک میرا رب بہت کریم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا